Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 37. Students, as you know, we were reading chapter 5. This is climate of South Asia. जनूबी एशिया की आबो हवा के बारे में हम पढ़ रहे थे. इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट. वो अवामिल जो किसी भी जगह की आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों की आबो हवा जो है वो मुख्तलिफ होती है. ये फैक्टर्स हम बहुत डिटेल में यहाँ बयान किए गए हैं. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. खत्ते इस्तवा से फासला. इक्वेटर के बारे में आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में. अभी आपको ये एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे दूंगी, लेकिन हम स्टार्टिंग लाइंस पढ़ लेते हैं. द वर्ड क्लाइमेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लाइमा रेफरिंग टू द इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ द सन. ये वर्ड क्लाइमेट जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक यूनानी जबान का लफ्ज है. वो लफ्ज है क्लाइमा. इस क्लाइमा से निकला है क्लाइमेट, और इसका मतलब है सूरज का रुख या सूरज की सिमत. जो सन है हमें नजर आता है, जिसकी जो है रोशनी, जिसकी हीट ज़मीन पर मौजूद है, हमारे प्लेनेट पर होती है, हम महसूस करते हैं. इसकी सन की जो एंगल है, सन की जो सिमत है, वो इसका मतलब है क्लाइमा का, और इसी से वर्ड निकला है क्लाइमेट. अब हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. खत्ते इस्तवा से इक्वेटर से फासला. हम पहले ये जान लेते हैं कि इक्वेटर क्या है. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ. ये हमारे पास है एक ग्लोब. ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके ऊपर ये सेंटर में जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये इस तरीके से ये चलती हैं. ये लैटिट्यूड लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे इसी तरीके से, और इस तरह ये जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं ये, ठीक है. और ये जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है, ये जो इस ग्लोब को कट कर रही है 2 हाफ्स में, 2 हिस्सों में, ये जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है ये है इक्वेटर, ठीक है. अर्थ का ये जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है इसको कहते हैं इक्वेटर. ये जो ऊपर का ये एज है ये है नॉर्थ पोल, और ये जो नीचे है ये है साउथ पोल, ठीक है. और ये बिल्कुल जो इक्वेटर है ये बिल्कुल सूरज के सामने है, ठीक है. और इससे ये जो लाइंस चल रही हैं ये एक मुख्तलिफ डिग्रीज को पॉइंट्स को शो करती हैं. बेसिकली ये लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी जगह की आपने लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम इस ग्लोब के थ्रू इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के जरिए लोकेशन फाइंड करते हैं. इसके साथ साथ जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, इनको जो है वो इनके जरिए आबो हवा क्लाइमेट जो है उसको खासतौर पे मालूम किया जाता है. वो किस तरह से है कि ये जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है ये है इक्वेटर, और इस जगह पर जितनी भी जगह होती हैं वो क्योंकि बिल्कुल सूरज के सामने होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ये जगह जो है बहुत गर्म होती हैं. इसी तरीके से यहाँ से आप जूं ऊपर जाना शुरू कर देंगे, इस जगह पर जो है ये 23.027 डिग्री है लैटिट्यूड, और ये जो जगह है यहाँ पर भी सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है दोनों साइड पे. अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तब भी, और साउथ पोल की तरफ जाएं तब भी, तकरीबन इन 2 जगहों पे जहाँ 23.27 डिग्री लैटिट्यूड है, डिग्री है, और ये जगह जो है वो तकरीबन गर्म, जितने भी ये इलाके हैं ये सारे गर्म होते हैं. शदीद गर्मियां पड़ती हैं यहाँ पर, और लंबे अरसे तक गर्मियां रहती हैं, और कम वक्त में जो है वो विंटर मौसम होता है. इसी तरह से आप मजीद ऊपर जाएंगे. अच्छा, यही जो डिग्रीज हैं 23.27 डिग्री नॉर्थ की साइड पे जाते हुए और साउथ की साइड पर जाते हुए, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है जी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नॉर्थ की तरफ जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो साउथ की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है. ये 2 जगह कहलाती हैं. अब इसके बाद मजीद ऊपर जाएंगे तो ये सर्कल्स हैं यहाँ पे,
ये आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ये बिल्कुल जो पोल के करीब का सर्कल है लास्ट वाला, ये आर्कटिक सर्कल कहलाता है। और ये जो साउथ की तरफ सर्कल होगा ये एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है। और ये क्योंकि सूरज से बहुत ज्यादा फासला हो जाता है, ज्यादा दूर हो जाते हैं ये इलाके, और दूर होते होते इतना दूर है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम, सूरज की हीट बहुत कम पहुंचती है। इस वजह से ये जो सर्कल्स हैं यहाँ ये ज्यादातर फ्रोजन है। आपने पढ़ा होगा ओशंस के बारे में, जो 5 बड़े दुनिया के अर्थ पर ओशंस हैं, उनमें जो लास्ट 2 ओशन है एंटार्क्टिक और आर्कटिक, वो दोनों फ्रोजन है, इसलिए कि वो इधर इन सर्कल्स पे पाए जाते हैं। और यहाँ क्योंकि सूरज की हीट नहीं पहुंच पाती, बहुत कम पहुंचती है, इसलिए ये सारे एरियाज जो हैं वो सख्त सर्द इलाके कहलाते हैं, पोलर रीजन कहलाता है ये। और यहाँ पर बर्फ जमी रहती है हर टाइम पर। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है ग्लोब का, जिसमें लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड लाइंस में जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है ये है इक्वेटर, मतलब बिल्कुल सूरज के सामने वाला जो मिड वाला पार्ट है इक्वेटर, और इक्वेटर पे जो जगह हैं वो सख्त गर्म होती हैं। और यहाँ पे अब हम जो पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से फासला, यानी जितना जो डायरेक्ट इक्वेटर पे जगह हैं वो सख्त गर्म है, फिर इक्वेटर से जितना डिस्टेंस ज्यादा होता रहेगा उतना टेम्परेचर में फर्क आता रहेगा, उतना आबो हवा जो है वो इलाकों की मुख्तलिफ होती रहेगी। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। द एरिया वेयर द सन शाइन्स डायरेक्टली और एट 0 डिग्रीज विल ऑब्वियसली बिकम वेरी हॉट। वो सारे इलाके जहाँ जो इक्वेटर पे एट 0 डिग्री, ये जो बिल्कुल इक्वेटर लाइन है ये 0 डिग्री पे है, यहाँ पर होते हैं वो सब के सब जो है वो बहुत गर्म होते हैं। दीज आर द एरियाज नियर द इक्वेटर, ये सारे वो इलाके जो इक्वेटर के करीब होते हैं। सिमिलरली द एरियाज वेयर द सन शाइन्स इनडायरेक्टली और एट राइट एंगल विल बिकम वेरी कूल, दीज आर द पोलर रीजन्स। ये जैसे मैंने आपको बताया है कि वो एरिया जो इक्वेटर से फासला दूर हो जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सूरज की हीट नहीं पहुंचती बल्कि इनडायरेक्ट होती है, यानी बहुत दूर से फासले से पहुंचती है, तो उसकी वजह से जो है वो सारे एरियाज जो हैं वो ठंडे होते हैं। दीज आर द पोलर रीजन्स, इन इलाकों को पोलर रीजन कहते हैं। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इसका मतलब ये कि जो ही हम इक्वेटर से मूव करते हैं, आगे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं, वहां टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इन द एरिया फ्रॉम द इक्वेटर टू 23.27 डिग्री, यानी 24 डिग्री से 23.27 डिग्री जो मैंने आपको बताया था, इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ जाएं, यहाँ ऊपर ये 23.27 डिग्री है, और इसी तरह से आप साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 23.27 डिग्री है। ये जो है ऊपर की नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये वाला एरिया 23.27 डिग्री जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। नॉर्थ टू 23.27 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ जाते हुए इस लैटिट्यूड पर ये इलाका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द सन शाइन्स डायरेक्टली ड्यूरिंग द समर, और इस इलाके में सूरज की जो हीट है वो डायरेक्ट उस पर पड़ती है, ऑल्दो नॉट थ्रू आउट द, लेकिन फिर भी पूरा साल नहीं पड़ती, बहरहाल जितना भी टाइम पड़ती है वो बहुत डायरेक्ट होती है। देयरफॉर दीज एरियाज बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग समर, और इसी वजह से ये इलाके जो हैं वो समर्स में, गर्मियों में बहुत सख्त गर्म होते हैं। श्रीलंका इज क्लोज टू द इक्वेटर, श्रीलंका जो है वो इक्वेटर के बहुत करीब है, एंड देयरफॉर रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, और यही वजह है कि सारा साल ये जो मुल्क है श्रीलंका, ये इलाका गर्म रहता है। हाउएवर द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट नाइट, ताहम रात के वक्त इसका टेम्परेचर जो है वो किसी हद तक कम हो जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो पासिस थ्रू साउथ एशिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही जो 23.27 डिग्री नॉर्थ है, यही वो इलाका है जहाँ से ये लैटिट्यूड जो है ये साउथ एशियन रीजन में खासतौर पे, यानी हमारा जो मुल्क है जिस जगह मौजूद है साउथ एशियन रीजन में भी से गुजरता है। दीज रीजन्स बिकम वेरी हॉट इन समर, और यही वो इलाके हैं यहाँ पर गर्मियां जो हैं वो शदीद गर्म होती हैं। इन पाकिस्तान जैकबाबाद एंड सिब्बी आर स्पेशली वेल नोन फॉर दे आर एक्सट्रीमली हॉट समर्स, और पाकिस्तान में जो जैकबाबाद और सिब्बी के इलाके हैं ये खास तौर पे बहुत मशहूर है सख्त गर्मी की वजह से, क्योंकि ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इस इलाके में जो साउथ एशियन रीजन है, और हमारा जो पाकिस्तान है, इंडिया है, ये इलाके जो हैं
इसी लोकेशन पर हैं, और इस वजह से क्योंकि सूरज की डायरेक्ट हीट पड़ती है तो समर्स जो हैं यहाँ पर लंबी भी होती हैं और सख्त गर्म होती हैं। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है आपको यकीनन समझ आ गया होगा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। और इस तरह से जितना भी फासला आप ऑनवर्ड्स जाते रहेंगे नॉर्थ की तरफ तो वो जो है पोलर रीजन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सूरज की हीट जो है वो इंटरेक्ट होती है, उसकी वजह से वहाँ हीट कम होती है और सर्दियाँ ज्यादा होती हैं। सेकेंड ऑप्शन जो फैक्टर है दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से आबो हवा जो है मुख्तलिफ होती है वो है समंदर से फासला। एरियाज नियर द सी हैव प्लेजेंट क्लाइमेट। समंदर के करीब जितने भी इलाके होते हैं वहाँ पर बड़ा खुशगवार मौसम होता है, खुशगवार आबो हवा होती है। वाई इज दैट सो? ये क्यों होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड टू रूल्स अबाउट एयर। इसको समझने के लिए हमें हवा के दो जो उसूल हैं, दो रूल्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। हवा के जो रूल्स हैं वो कौन से रूल्स हैं? नंबर 1 है एयर लूजेस प्रेशर व्हेन इट इज हीटेड एंड गेन्स प्रेशर व्हेन इट इज कूल्ड। सबसे पहला रूल ये है कि हवा जो है जब वो गर्म होती है तो उसका दबाव कम हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह हवा जब ठंडी होती है तो उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। जब हम ये पॉइंट याद रखेंगे तो हमें अगला आसानी से समझ आ जाएगा। एयर ऑलवेज ट्रेवल्स टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू अनटाई द नॉट ऑफ बैलून। हवा जो है वो हमेशा ट्रैवल करती है, सफर करती है कहाँ से? लोअर प्रेशर से टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। हवा के जहाँ पर दबाव कम होता है हवा हमेशा उस साइड पर मूव करती है, यानी जहाँ पर जो ज्यादा दबाव वाली हवा है वो कम दबाव की तरफ मूव करती है। और उसकी एक मिसाल आपको क्या दी है? दिस व्हाट हैपन्स व्हेन यू अनटाई द नॉट ऑफ बैलून। अगर एक बैलून है आपके पास और उसमें आपने हवा भरी है, अच्छी तरह भरी है, फुल भर दिया है हवा से, तो उस बैलून के अंदर हवा का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, और जैसे ही आप उसकी नॉट अनटाई करते हैं, उसकी नॉट खोलते हैं, तो आपने वो सीन देखा होगा कि कितनी तेजी से वो बैलून जो है वो यहाँ वहाँ मूव कर रहा होता है और बहुत तेजी से उसकी हवा जो है वो बाहर निकल रही होती है। तो ये क्या होता है कि क्योंकि बैलून में हवा का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और जैसे ही उसको हवा को जगह मिलती है बाहर निकलने की तो वो कम दबाव की तरफ जो है वो तेजी से हवा बाहर निकलती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, हवा हमेशा मूव करती है कम दबाव के इलाके की तरफ। लैंड बिकम्स वार्म फास्टर देन सी। एक जमीन जो है वो हमेशा तेजी से गर्म होती है, जबकि समंदर जो है, पानी जो है वो बहुत कम और स्लो स्पीड से जो है वो गर्म होता है। देयरफॉर सी इज कूलर ड्यूरिंग द डे। इसी वजह से समंदर जो है गर्मियों में भी जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो समंदर का पानी जो है वो ठंडा होता है और उतना गर्म नहीं होता जितना जमीन गर्म होती है। द कूलर टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर हेल्प डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर अबव द सी वाटर। और पानी का क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, पानी ठंडा होता है और उसी की वजह से समंदर के ऊपर जो हवा होती है वो भी फिर ठंडी रहती है। और जैसे कि यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है कि हवा जो है वो जब ठंडी होती है तो उसका दबाव ज्यादा होता है और जब गर्म होती है तो उसका दबाव कम होता है। समंदर का पानी ठंडा होने की वजह से समंदर के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है, इसलिए वहाँ उस हवा का दबाव ज्यादा हो जाता है। दिस कूलर एयर हैज मोर प्रेशर देन द एयर अबव द लैंड। और जमीन क्योंकि बहुत तेजी से गर्म होती है तो जो ही सुबह होती है, सूरज निकलता है, जमीन गर्म होना शुरू हो जाती है और जैसे ही जमीन गर्म होती है तो जमीन पर जो हवा होती है उसका प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वो हीट अप हो जाती है। इसलिए जमीन पर हवा का दबाव कम है, लोअर प्रेशर एरिया है, और जो समंदर है वो है हाई प्रेशर एरिया होता है। और कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या निकलता है? इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द लैंड। तो जो समंदर की हवा है जो ठंडी होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है तो वो कम प्रेशर की तरफ यानी जमीन की तरफ वो मूव करना शुरू कर देती है। इसलिए जब वो समंदर की ठंडी हवा जमीन की तरफ आती है तो वहाँ का मौसम खुशगवार हो जाता है। दिस कूल प्लेजेंट एयर इज कॉल्ड द सी ब्रीज। और ये ठंडी हवा जो समंदर से जमीन की तरफ चलती है इसको सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है,
एंड इट कीप्स द कोस्टल एरियाज प्लेजेंट इवन ड्यूरिंग हॉट समर्स। और इसी की वजह से, समंदर की ठंडी हवा की वजह से, जो इलाके समंदर के करीब होते हैं वो खुशगवार इलाके होते हैं, खुशगवार मौसम होता है, इवन वो गर्मियों के दिन ही क्यों ना हो। What happens at night is equally pleasant। और जो रात में होता है वो भी तकरीबन खुशगवार ही होता है। वो क्यों होता है? As soon as the sun goes down, जैसे जैसे सूरज गरूब होता है, the land loses its temperature। तो जो ही ज़मीन पर सूरज की हीट कम होना शुरू होती है तो ज़मीन जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और ज़मीन के अंदर ये खासियत होती है कि वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। वाइल द सी इज स्टिल वार्म, जबकि समंदर जो है वो अभी भी गर्म रहता है। समंदर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो तेज़ी से गर्म नहीं होता, इसी तरह पानी तेज़ी से ठंडा भी नहीं होता। दिस मेक्स द एयर ऑन द लैंड कूलर। और इस तरह ज़मीन जैसे ही सूरज गुरूब होने के बाद ठंडी होना शुरू होती है तो ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है। अब ज़मीन की हवा का दबाव, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एंड इंक्रीजेज इट्स प्रेशर, और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सी। तो समंदर की हवा क्योंकि अभी तक गर्म ही है और ज़मीन की हवा ठंडी हो चुकी है, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अब ज़मीन से हवा जो है वो समंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इसको कहते हैं ज़मीनी हवा। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी प्लेजेंट, और ये भी खुशगवार होती है। द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ साउथ एशिया सच एज कराची, मुंबई एंड कोलकाता आर ऑल सिचुएटेड ऑन द कोस्ट एंड हेंस एक्सपीरियंस दीज प्लेजेंट ब्रीजेस। जो साउथ एशिया के बड़े मशहूर शहर हैं और बड़े बड़े शहर हैं, जैसे पाकिस्तान में कराची है, भारत में मुंबई है, कोलकाता है, ये तीनों शहर जो हैं ये साहिल पर ही वाक़ हैं। और ये इलाके जो हैं, ये शहर, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो इन प्लेजेंट ब्रीजेस का, जो खुशगवार हवाएं हैं जो दिन में समंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं और रात में ज़मीन से समंदर की तरफ चलती हैं, और इन हवाओं की वजह से उस इलाके का जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो प्लेजेंट रहती है, खुशगवार रहती है। तो यहाँ के रहने वाले इन शहरों के लोग जो है वो इस मौसम को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें इसका तजर्बा है। हम लोग पढ़ के हमें पता है क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं, हमें कराची के करीब का मौसम अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर हम वहाँ रहें या उन लोगों से मालूम करें तो वो हमें बताते हैं कि दिन में किस तरह यहाँ मौसम में ठंडी हवाएं होती हैं और रात में कैसे हवाएं चलना शुरू होती हैं। सो जो इलाके समंदर के करीब होते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो प्लेजेंट होता है। इस तरह से आपको ये पॉइंट भी, ये फैक्टर भी समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से फासले की वजह से किसी भी इलाके की जो आबो हवा है वो कैसी होती है। क्लियर? आज के लिए ये 2 फैक्टर्स काफ़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रीडिंग करें, इनको समझें। कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे मालूम कीजिएगा। आपको मैं क्वेश्चन एक दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आपको यहीं राइट टॉप पे नजर आ रहा है वेदर एंड क्लाइमेट। आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, और इसके बारे में आप आंसर लिखेंगे। क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेदर वी मीन द डेली चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। व्हेन वी स्पीक ऑफ क्लाइमेट वी मीन द परमानेंट फीचर्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। यानी हम जो है जब किसी भी इलाके की अब मौसम के बारे में बात करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें वही टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत है, नमी है, बारिश है, लेकिन डेली बेसिस पे, तो वो वेदर कहलाता है। और वही जो लॉन्ग टर्म होता है, लंबे अरसे के लिए मौसम होता है, वही टेम्परेचर, नमी, बारिश, हवा, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात होती है, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। एडिशनल क्वेश्चन है, ये आपका होम टास्क है। क्लियर? अल्लाह हाफिज।